एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। तो हमने स्टार्ट कर रखा था सॉलिड स्टेट चैप्टर। उसके कुछ पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके थे, जैसे कि यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन क्या होती है। दोनों तरीके से हमने उसको क्लासीफाई कर लिया था, लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट के बेस पे भी एंड एज लेंथ और फेशियल इंटरफेशियल एंगल के बेस पे भी। उसके बाद फिर हमने कुछ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन को देखा था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो वही डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक सॉलिड्स जिसमें कि एक कैटायन और एक अनायन होता है और आपस में वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होके रहते हैं, उनको बोलते हैं हम आयनिक। तो आयनिक सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं, लाइक हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, हमारा सीजियम क्लोराइड हो गया, कुछ फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स हो गई, कुछ एंटी फ्लोराइड हो गई। तो हम उन्हीं सभी की स्ट्रक्चर देखने वाली हैं कैसे होती है। तो उन सब की स्ट्रक्चर एक लैटिस बना हुआ होता है। लैटिस हमने देख ही लिया था, यूनिट सेल के रिपीटेशन से जो बनता है। तो ये सब एक लैटिस की फॉर्म में होते हैं। इन्हीं लैटिस पॉइंट्स को हमें देखना है कि वो किस किस तरीके से अरेंज होके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट। अच्छा, स्ट्रक्चर से पहले हम एक आयनिक सॉलिड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट आर आयनिक सॉलिड्स? आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड्स मेड अप ऑफ आयनिक सॉलिड्स made up of positive and negative ions. Ionic solids are made up of positive and negative ions and held together by electrostatic force of attraction. तो ये तो डेफिनेशन हुई आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज और आपस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब बाइंड होंगे तो वो मिलके बनाते हैं हमारे आयनिक सॉलिड्स। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, फिर होता है सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड। इनको जिसमें फ्लोरीन होगा उसको तो हम बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसमें फ्लोरीन ऐड है उसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसमें नहीं होता उसको हम बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। NaCl, CaCl, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड या जिंक सल्फाइड, BLENDE, जिंक ब्लेंड या फिर जिंक सल्फाइड। एंड एक होता है हमारा CaTiO3, इसको हम बोलते हैं पेरोस्काइट स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो ये तो बात हुई हमारे आयनिक सॉलिड्स की, उनके एग्जांपल्स की। अब हम वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं कि जो NaCl होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उस लैटिस कैसे वो लैटिस बनता है, उसमें जो कटायन अनायन है उनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ होती है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, क्या उनका फॉर्मूला यूनिट होती है, वो सब हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हेडिंग डालो NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। देखो ये तो हम जानते ही हैं कि NaCl है हमारा आयनिक सॉलिड और इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो होगा ही। तो जो इसमें Na होता है वो पॉजिटिव और जो क्लोरीन होता है वो नेगेटिव। ठीक है, ये तो होता ही है, ये हमें पता होता है कि जो Na है वो कटायन की फॉर्म में है सोडियम, और जो क्लोरीन है वो हमारा अनायन की फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर ये जो कटायन अनायन है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमें वो देखना है। तो जो हमारा कटायन होता है ना वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कटायन इज cation Na plus is present in octahedral void। ठीक है, जो ये कटायन Na प्लस है वो तो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो क्लोराइड आयन होता है हमारा, जो ये अनायन होता है, अनायन यानी कि Cl माइनस की बात हो रही है, इज प्रेजेंट इन FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब एक चीज़ और है, लास्ट क्लास में अगर आपने वो लास्ट क्लास नहीं देखी है जिसमें टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो बताए गए हैं, तो लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। और उसको अगर आप अच्छे से देख लोगे तभी समझ आएगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो मैं बता देती हूँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं हमारे, एक तो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड एट ईच एज सेंटर। एक बार देख लेना उस वाली वीडियो को, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो कटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं, बॉडी सेंटर में और हर एज के सेंटर में। और जो अनायन है हमारा Cl माइनस वो प्रेजेंट है हमारा FCC में। ठीक है, इसको लर्न करने की टैक्टिक भी बता दूंगी, लेकिन पहले अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनती है। देखो एक यूनिट सेल बनाते हैं, एक चीज़ तो हम लेते हैं ये वाली, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये बात हो रही है किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, और ये बात हो रही है FCC के लिए। तो FCC वाले तो पता है फेस पे प्रेजेंट होंगे, तो सबसे पहले हम फेस वालों को बना देते हैं। सिक्स फेजेस, तो 6 के 6 फेज पे हमने बना दिया इसको ये। ठीक है,
अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाना है हमें। हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तो बॉडी के सेंटर पे बनाएंगे, बॉडी के बिल्कुल बीच में एक तो बनने वाला है, और बाकी कहाँ बनेंगे, एज सेंटर पे। तो जितनी भी एजेस हैं उन सब के सेंटर पे बना देंगे हम ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। तो एक बॉडी पे और एक एज के सेंटर पे और फेस एफसीसी में हर फेस पे इस तरीके से हमारा बन गया ये। ठीक है, जहाँ पर इस ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है, पॉजिटिव आयन से, और जो एफसीसी वाले हैं उनका क्या मतलब है, नेगेटिव आयन से। तो जो ये वाले हैं हमारे, ये जो हैं ये सब नेगेटिव आयंस को शो कर रहे हैं और ये सब पॉजिटिव आयन को शो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला हमारा Na+ है और ये वाला हमारा क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर मतलब Na+ प्रेजेंट है, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Cl-। ठीक है, हमने इसको इससे शो कर दिया। आप चाहो तो इसको यहाँ पर Na+, इसको Cl- भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनी है हमारी किसकी, NaCl की। अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ आयंस इसमें टोटल हैं कितने, कटायंस कितने हैं और अनायंस कितने हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये हो रही थी कि जो हमारे कटायन थे, नंबर ऑफ कटायंस, नंबर ऑफ कटायंस या फिर Na+ इन लैटिस, ये जो पूरा लैटिस हमने बनाया है इसमें टोटल कितने कटायंस प्रेजेंट हैं वो हमें देखने हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए पर यूनिट सेल देखने हैं, लेकिन नंबर ऑफ कटायंस इन लैटिस पर यूनिट सेल की बात हो रही है। टोटल तो हमें पता है कितने होंगे, काउंट कर लेंगे, बट हमें पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ कटायंस इन लैटिस पर यूनिट सेल निकालने हैं। और जब भी हम पर यूनिट सेल निकालते हैं तो पर यूनिट सेल के लिए यानी कि Z की वैल्यू, ठीक है, पर यूनिट सेल का मतलब है लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, मतलब Z वैल्यू निकालते हैं। तो Z वैल्यू कैसे निकलती है, हमारे टोटल लैटिस पॉइंट इंटू उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, Z इंटू टोटल लैटिस पॉइंट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल जितना हो रहा है। अगर आप पहली वीडियो देखकर नहीं आए हो तो आपको ये श्योरली समझ नहीं आ रहा होगा, तो पहले एक बार उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जैसे बताया गया है कि Z की वैल्यू कैसे निकलती है वो सब बताया गया है सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में। तो स्टार्टिंग के पार्ट्स अगर आप नहीं देख के आए हो तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे होता है, तो उसको एक बार जाके चेक कर लेना, सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। तो देखो, Z की वैल्यू निकालने के लिए टोटल लैटिस पॉइंट और कॉन्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करना होता है। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कटायन की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में टोटल किस किस में प्रेजेंट है, बॉडी पे प्रेजेंट है और एज सेंटर पे। तो बॉडी के लिए तो आएगा 1, एक ही है, कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है उसका 1, प्लस जो हमारे एजेस पे हैं टोटल कितने हैं 12, इनटू कितना कंट्रीब्यूशन होता है 4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या आ जाती है Z की वैल्यू 4। तो ये तो आया कटायन का, ये कटायन के लिए लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल आए हैं। अगर हमें अनायन के लिए निकालना हो यही चीज़, तो नंबर ऑफ अनायंस, इसको नोट कर लो, इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। ये नंबर ऑफ कटायंस इन लैटिस पर यूनिट सेल आए हैं। या अलग से ही कर लेते हैं, चलो। नंबर ऑफ अनायंस में यहाँ अलग से बता रही हूँ, नंबर ऑफ अनायंस, तो ये नेगेटिव के लिए आ रहा है। ठीक है, इसमें टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं, क्योंकि एफसीसी में है, तो एफसीसी में कितने होते हैं हमारे, देखो एफसीसी में तो है, लेकिन एफसीसी के लिए सिर्फ एफसीसी में थोड़ी ना यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भी तो प्रेजेंट होंगे ना कॉर्नर्स पे।
FCC में कॉर्नर्स पे भी तो प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स को तो हम छोड़ ही नहीं सकते ऐसे, ठीक है। तो जितने इसमें कॉर्नर्स हैं 8, उन कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे। तो 8 कॉर्नर्स हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस FCC के लिए 6, कंट्रीब्यूशन 1/2। तो ये आंसर आपका यहाँ से आएगा 4। तो जो कटायन है और अनायन है दोनों के लिए ही Z की वैल्यू क्या आ गई है 4, ठीक है। दोनों के लिए Z की वैल्यू आई है 4, ठीक है। अगर टोटल आयंस की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकते हैं। एक तो आपको पूछ सकते हैं टोटल आयंस के बारे में, एक पूछ सकते हैं टोटल कटायंस कितने हैं, एक टोटल अनायंस कितने हैं पर यूनिट सेल, ठीक है। तो अगर बात हो रही है यहाँ पर 3 चीज़ों की, लिखते हैं। एक तो बात होती है टोटल आयंस या कटायंस से स्टार्ट करते हैं। टोटल कटायंस पर यूनिट सेल कितने हैं, अभी हमने निकाला 4। उसके बाद टोटल अनायंस कितने हैं, टोटल अनायंस पर यूनिट सेल कितने हैं, ये भी 4। तीसरी चीज टोटल आयंस, अब बात कटायन अनायन की नहीं हो रही है, अब बात हो गई है टोटल आयंस की। टोटल आयंस पर यूनिट सेल ये कितने होंगे 8, 4 + 4 8, ठीक है। तो एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो एक इतनी सी बात से कटायन अनायन आयंस इन सब के डिफरेंस को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है, कटायन पूछे गए हैं, अनायन पूछे गए हैं, टोटल आयंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। फॉर्मूला यूनिट हमने देख लिया है। अब हम बात क्या करते हैं, जितने कटायन अनायन से मिलकर एक यूनिट बनती है NaCl की, उसको हम उसकी फॉर्मूला यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ, ओके। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने लास्ट क्लास में किया था, क्या बताया गया था, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नेबरिंग लैटिस पॉइंट जो होंगे, ठीक है। क्या बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ द नेबरिंग एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। तो नेबरिंग एटम आसपास के जितने एटम्स, किसी भी एक लैटिस पॉइंट के पास जितने लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे उसके नेबर में, वो होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। पर आयनिक सॉलिड के केस में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स जो NaCl वगैरह हैं, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन हो जाती है डिफरेंट। क्या हो जाती है, नंबर ऑफ नेबरिंग, है तो नेबरिंग ही, नंबर ऑफ नेबरिंग अपोजिटिवली चार्ज्ड, positively charged particle is called coordination number, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म इंपॉर्टेंट कौन सी हुई, अपोजिटिवली चार्ज्ड। तो अगर पॉजिटिव का पूछा जा रहा है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उसके नेबर में जितने नेगेटिव प्रेजेंट हैं वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात कर दें, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, इसके आसपास ये दिया हुआ है नेगेटिव, कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा। इसी तरीके से अगर हमें पूछा जाए नेगेटिव के बारे में कि नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है, और हमें ये दे दें, तो कितना होगा 1 2 3 4। तो ये होता है आयनिक सॉलिड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन हो जाती है जो भी अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे सराउंडिंग में,
किसी के भी अपोजिटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिव का पूछा है तो नेगेटिव को देखेंगे, नेगेटिव पूछा है तो पॉजिटिव को देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि उसके कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर पॉजिटिव, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मान लो बताना है एज वाले का। ठीक है, एच वाले का हमें इस वाले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, यानी यहाँ पर प्रेजेंट है Na, तो इस Na का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन इन NaCl, कटायन कह दो या फिर Na+ कह दो इन NaCl। क्या होगा देखो, इसके आसपास के जो भी पॉजिटिव हैं उनको तो हमें देखना ही नहीं है, ये वाले पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, हमें इन पॉजिटिव को तो देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, जो ये नेगेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, इसके पास ये नेगेटिव है, एक ये वाला नेगेटिव प्रेजेंट है, और एक ये वाला नेगेटिव प्रेजेंट है, एक ये वाला नेगेटिव प्रेजेंट है। जैसे ये यहाँ पर प्रेजेंट है ऐसे ही इधर की साइड भी होगा, आगे की तरफ भी एक यूनिट सेल होगी। इस वाले को नहीं मान रहे हम, ये दूर है इससे थोड़ा, ये फेस की बात हो रही है। यहाँ पे एक और जो प्रेजेंट होगा उसकी बात कर रहे हैं, और इसी तरह एक ऊपर की साइड भी होगा, तो इस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इस वाले को अगर कंसिडर करो तो भी क्या होगा, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक जो नेक्स्ट हमारी यूनिट सेल होगी, और एक जो इसके ऊपर यूनिट सेल होगी। ठीक है, तो ये सब क्या हुए, टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन Na+ इज 6। इसी तरह अनायन की भी बात कर सकते हैं हम, नेगेटिव वाले की। तो जो ये नेगेटिव प्रेजेंट है हमारा, इसके आसपास कितने होंगे, इसको भी देख सकते हैं हम। ये कैसे पता चलेगा, देखो ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। कौन सा नेगेटिव, ये वाला ही कंसीडर कर लेते हैं, चलो ये वाला नेगेटिव पार्टिकल, इसको कंसीडर करते हैं। देखो ये वाला नेगेटिव है, इसका यहाँ पर एक पॉजिटिव है, तो हम इसको यहाँ से एक पॉजिटिव ये वाला, एक ये वाला, इसके पास एक ये वाला, अभी और भी तो होंगे ना इसके आगे जो यूनिट सेल होंगी, एक इसके आगे वाली और एक इसके पीछे वाली। तो इस तरीके से ये क्या कंसीडर कर रहे हैं हम कि ये वाला हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये भी टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं किसकी, Cl- की। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- इज 6। नहीं समझ आया तो इसको एक बार और देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर समझ नहीं आ रहा है, इसको फिर से कंसीडर करते हैं। देखो अगर नेगेटिव यहाँ प्रेजेंट है, फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, FCC की बात हो रही थी, तो ये नेगेटिव की बात हो रही थी हमारे क्लोराइड आयंस की, जो हमारे फेस पे प्रेजेंट थे। ठीक है, और जो हमारे एजेस पे प्रेजेंट थे वो थे ये वाले। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, ये एक यूनिट सेल इसके आगे होगी ना, एक यहाँ पे आ जाएगा, और एक यूनिट सेल इसके साइड में है, ये वाला जो बीच में, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है, एक ये वाला है। ठीक है, तो ये क्या हुए, इसके नेबरिंग हुए। इसी तरीके से अगली यूनिट सेल के मिडल में भी एक प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर में, तो वो उसका क्या होगा, नेबरिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। तो ये NaCl की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है।
समझ आ गया सब कुछ कैसे होता है। अब इसमें ना एक टैक्टिक हम लगाते हैं। हमें ना ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जो Na+ है Cl- है, इसको हमने बोला था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है और ये होता है FCC में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्टाहेड्रल में और ये FCC में है? हो सकता है हमें याद ही ना आए और हम Na को FCC में बोल दें, इसको ऑक्टाहेड्रल में, तो हो जाएगा ना गलत। उसमें याद रखना पड़ेगा ना कि ऑक्टाहेड्रल में कैसे है। तो यहाँ पर ना मैंने तो यही टैक्टिक बनाई है लर्न करने के लिए। आप अपनी कुछ और बना सकते हो अगर आपको लगता है तो मुझे तो यही अच्छा लगता है, देखने से एकदम से समझ आ जाता है। देखो यहाँ पे ना इसको ऐसे याद करो, ऐसे और फिर ऐसे। ओ, नकली सामान बेच रहा था इसलिए फंस गया। ठीक है, ये एक लाइन है पूरी की पूरी, इसको याद रख लो, इसी तरीके से याद रख लो। नकली का मतलब NaCl हो गया, NaCl नकल, नकली, ये याद हो जाएगा। इससे नकली सामान बेच रहा था इसलिए फंस गया। फंस गया मतलब FCC। ठीक है, फंस गया और FCC। ओ मतलब एक वो हुआ ना, सरप्राइज हो गए एकदम से, ओ नकली सामान बेच रहा था इसलिए फंस गया। तो ये इस टाइप की एक टैक्टिक बन जाएगी। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि भाई शुरू में ओ मतलब शुरू में एक सरप्राइज़ वाला सीन क्रिएट करना है, उसके बाद फिर नकली NaCl की बात हो रही है और फिर फंस गया तो ये FCC की बात हो रही है, फंसने वाली। ठीक है, तो लास्ट में फंसा है तो FCC बाद वाले का होगा, Cl- के अनायन के साथ में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, ऑलराइट। आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं यही वाली ट्रिक काम आएगी। आपको अगर कुछ और ट्रिक बनानी है आप और तरीके से भी कर सकते हो। मेन बात है आपको याद होना चाहिए। देखो एग्ज़ाम में हम पहले तो हम बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे सब कुछ, सारे नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, हमें याद भी हो जाएंगे। पर एग्ज़ाम में क्या होगा, वहाँ बैठकर ये कन्फ्यूज़न ज़रूर आएगा कि यार Na+ था या फिर Cl- था, मतलब FCC में कौन से वाला था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। शायद ऑक्टाहेड्रल में क्लोराइड आयन था। जहाँ आपका दिमाग इस तरफ फिर गया, आपको लगा कि हाँ यही था शायद, तो गलत हो गया क्वेश्चन। तो वहाँ पर ट्रिक काम आती है, एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाती है वो चीज़ जो आपने पढ़ी होती है ट्रिक लगाकर। हाँ ये वाली ट्रिक लगाई थी मैंने और मुझे इसमें ये चीज़ पक्का पता है कि ये आएगा, तब आप उसको नहीं भूलोगे। तो यही ट्रिक्स आपको अपनानी है ताकि आप अच्छे से नेगेटिव मार्किंग ना करो और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में करके आओ। ठीक है, कितना भी याद कर लेना, कितना भी कोई मतलब बहुत होशियार लड़का लड़की कोई भी होशियार है, कितना भी है, लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वहाँ पे आपका वो याद किया हुआ बिल्कुल याद नहीं आता, वहाँ पे वो चीज़ काम आती ही नहीं है, चाहे आप कितने भी होशियार हो। वहाँ पे आपकी टैक्टिक काम आती हैं जो आप ट्रिक्स लगाते हो। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं हम सीजियम क्लोराइड, CaCl। अब बात करते हैं सीजियम क्लोराइड की। जैसे हमारा NaCl था ऐसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन अनायन की फॉर्म में, और जो सीजियम है वो पॉजिटिव कटायन की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, जो हमारा सीजियम प्लस है वो तो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है, और जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी कॉर्नर्स हमारे होंगे यूनिट सेल के उसमें तो क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे, और जो भी हमारा बॉडी सेंटर में होगा वो सीजियम कटायन प्रेजेंट होगा। ठीक है,
तो बॉडी सेंटर में कौन सा प्रेजेंट हुआ, हमने मान लिया इसको, इससे मान लो कि ये बिल्कुल बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, इसको इससे हमने मान लिया, इसको इससे मान लिया कॉर्नर पे। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। NaCl में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है हमें। ठीक है, तो जितने भी हमारे ये वाले हैं ये सब किसके लिए हैं, क्लोराइड आयंस के लिए। और ये है हमारा बीच में सीजियम प्लस। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ आयंस की बात कर लें यहाँ पर, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल, और वो भी टोटल नंबर ऑफ आयंस की बात कर लें अगर, तो क्या होने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस, चाहे वो कटायन हो चाहे अनायन हो, दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों की बात करते हैं, तो अगर हम पहले कटायन की बात कर लें, सबसे पहले कटायन, तो कटायंस कितने हैं, देखो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है, तो 1 आ गया, यानी यहाँ से Z की वैल्यू आई 1। ठीक है, बात करें अगर अनायन की, तो अनायन में क्या है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, 1 आ गया, यहाँ से भी Z कितना आ गया, 1 आ गया। तो टोटल आयंस कितने हो गए, अब टोटल आयंस पर यूनिट सेल कितने हो गए, 2, 1 and 1 2, तो कटायन 1 अनायन 1 टोटल आयंस 2। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस कटायन। देखो कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जो उसके नेबर में अनायन होंगे, जितने अनायन उसके नेबर में होंगे। तो यहाँ पर सीजियम बिल्कुल मिडल में है, बॉडी सेंटर में है, इसके जो चारों तरफ कितने अनायन दिख रहे हैं आपको, क्योंकि हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हुए 8। ठीक है, टोटल कितने हुए 8। इसी तरह अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन कितना होगा, Cl- के सराउंडिंग में कितने पॉजिटिव होंगे वो हमें देखना है। अब यहाँ पर पॉजिटिव वैसे तो एक ही दिख रहा है, एक यूनिट सेल की बात अगर कर रहे हैं, पर ये पूरे लैटिस की बात हो रही है ना, पूरे लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो लैटिस तो बहुत आगे यूनिट सेल से बनेगा, इसके आगे भी कनेक्टेड होंगी, इसके ऊपर भी होंगी, इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, हर तरीके से होंगी। ठीक है, तो अब जो ये एक मिडल में प्रेजेंट होगा, इस Cl- की बात कर रहे हैं, तो इसके चारों तरफ कितने पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगे ये हमें बताना है। तो देखो इसके लिए ना हमने पूरा का पूरा वो जो बहुत पहले एक स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने बनाया था कि पूरा का पूरा एक लैटिस बनाया था। ठीक है, अगर चाहते हो दोबारा बना सकती हूँ मैं उसको, बट अगर आप उसको देख लो अभी वीडियो में जाकर, दूसरी वाली वीडियो में अगर देख लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बनाने में अब टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या हो रहा है, देखो Cl- जो है हमारा, वो एक यूनिट सेल ये वाली जो इसकी अपनी है, एक इसके बराबर में होगी, एक इसके पीछे होगी और एक उसके पीछे होगी, 4 तो ये वाली हो गई, इसी वाली के ऊपर भी होंगी 4, तो टोटल मिला के कितनी हुई 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 8। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, आयनिक सॉलिड्स की बात की, हमने 2 पढ़ चुके हैं हम, NaCl और CaCl की स्ट्रक्चर। आगे हम फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड एंड जिंक ब्लेंड, उन सब की स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना और एक बार जाकर लास्ट वीडियोस भी चेक कर लेना, उनमें अच्छे से आपको समझ आएगा कि क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं, हमारे लैटिस पॉइंट Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एंड हमारे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। एक बार प्लीज़ उसको जाकर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो कीप लर्निंग।